कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। 5 मिनट। कीर्ति उसकी बातों को सुनकर बेहद शांत आवाज़ में बोली, जिसका मतलब समझ कपाड़िया कुछ समझ नहीं पाया। अगले 5 मिनट में इस शहर की हर न्यूज़ चैनल के हेडलाइन तू और तेरा भाई होगा। बहुत शौक है ना तुझे अपने खानदान की इज्जत बचाने की। अब मेरी बात सुन कुत्ते, तेरी आंखों के सामने तेरे भाई को उल्टा लटका कर नंगा करके ना मारा तो मेरा नाम भी कीर्ति खन्ना नहीं। गलती कर दी तूने मेरी बच्ची पर नज़र डालकर। तेरी नाक मैंने अपनी बहन के कदमों में ना रगड़वा दिया तो मैं भी अपनी माँ की औलाद नहीं। संजना खन्ना आग है तो कीर्ति खन्ना बारूद। आग और बारूद से नहीं खेलते कपाड़िया, वरना इतने चीथड़े उड़ेंगे कि तेरी 7 पुश्ते भी मिलकर समेट नहीं पाएंगे। कीर्ति अपने एक एक शब्द को चबाते हुए गुस्से में बोली और बिना समझ की बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो अमोली के वार्ड से बाहर आई और संजना जो वहीं दरवाजे पर खड़ी थी उससे बोली, भाभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, क्या आप अमोली को अपने साथ खन्ना मेंशन ले जा सकती हैं? सिर्फ अमोली नहीं, तू भी चल रही है हमारे साथ, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इस बार ना ही मैं तेरी कोई बात सुनने वाला हूँ और ना ही तेरी कोई जिद चलेगी। पीछे से विवान की कड़कती आवाज़ आई, जिसे सुनकर कीर्ति और संजना दोनों पीछे मुड़कर विवान को देखने लगे। भाई इस बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। कीर्ति इन सब बातों को दरकिनार करके वहाँ से कार लेकर कपाड़िया हाउस के लिए निकल गई। विवान भी उसके पीछे जाने वाला था पर संजना ने उसे रोक दिया। विवान तुम यहीं रहो, मैं देखती हूँ। संजना ने विवान को रोका और खुद जाने लगी, पर पीछे से विवान ने उसकी कलाई पकड़ के बाद से तुम कुछ ज्यादा ही बॉसी कर हो गई हो। कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा से ऐसे ही थी और हमेशा नहीं जा रही हूँ। नमन है उसके पीछे। उसने अपने दोनों हाथ विवान के गर्दन में लपेट कर कहा और उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराने लगी। पेशेंट को होश आ गया है, एक नर्स आकर बोली, जिसके बाद दोनों अमोली से मिलने उसके वार्ड में चले गए। कीर्ति गुस्से में फुल स्पीड में कार ड्राइव करते हुए समझ कपाड़िया के मेंशन के आगे रुकी। कार से निकलकर दनदनाती हुई गुस्से में आगे बढ़ते हुए गेट के पास पहुंची, जहां 2 गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, पर कीर्ति ने एक के नाक पर जोरदार मुक्का मारा और दूसरे के पेट में एक जोरदार लात, जिससे दोनों वहीं चित हो गए और वो गुस्से में आगे बढ़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, समझ कपाड़िया के आदमी और गार्ड्स उसे रोकने के लिए उस पर अटैक कर रहे थे, पर वो सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो इस कदर गुस्से में थी कि उसे किसी और चीज़ का होश ही नहीं था। उसने अपनी गन निकाली और सबको शूट करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर समझ कपाड़िया के माँ और उसका भाई दोनों जल्दी से बाहर आए, जहाँ कीर्ति गार्ड से भिड़ी हुई थी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? महिमा कपाड़िया अपने गरजते हुए आवाज़ में बोली और उनकी आवाज़ सुनकर कीर्ति ने अपनी गुस्से भरी निगाहें उन पर डाली, जिससे महिमा के अंदर डर की हल्की सी सिहरन महसूस हुई। कीर्ति की नज़रें महिमा जी के बगल में खड़े निर्वाण पर गई। उसे देखकर उसका खून खौल उठा। समझ की कही हुई बातें उससे कानों में गूंजने लगी। उसने अपना गन लिया और उसके सामने जो गार्ड खड़ा था उसके मुंह में डालकर 2-3 गोलियां चला दी। बहुत शौक है तुझे लड़कियों की इज्जत से खेलने की, उनके जिस्म को नोचने की, उन्हें तड़पाने की। चल आज मैं तेरे सारे शौक पूरे करती हूँ। आज मैं तुझे दिखाती हूँ असली तड़प किसे कहते हैं। कीर्ति दांत पीसते हुए बोली और वहीं हाल में दीवार पर टंगे चाबुक उठाकर बिना रुके निर्वाण को मारने लगी। माँ माँ हेल्प मी! निर्वाण चीखते हुए खुद को बचाने के लिए अपनी माँ को पुकारने लगा, पर कीर्ति ने तो जैसे रौद्र रूप धारण कर लिया था। तेरी माँ तो क्या, आज तुझे स्वयं दुर्गा माँ भी नहीं बचा सकती। हरामजादे, ऐसे ही तूने निशा को मारा था ना, वो भी ऐसे ही तड़प रही होगी, पर तूने उसे नहीं छोड़ा। नोचता रहा उसके जिस्म को, तड़पाता रहा उसे। आज तेरी बारी है कमीने, आज तू तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पर मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। कीर्ति उसे बिना रुके मारते हुए बोले जा रही थी और निर्वाण दर्द से तड़पते हुए उसके मार से बचने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दो मेरे बेटे को! महिमा ने नीचे गिरी हुई गन उठाकर कीर्ति पर तान दिया। कीर्ति निर्वाण को मारते हुए रुकी और अपने गुस्से में दहकते आंखों से महिमा को देखा। सो अपने आंखों में गुस्सा लिए कीर्ति ऊपर गन ताने खड़ी थी। कीर्ति ने अपने हाथों में लिए हुए चाबुक को नीचे फेंक दिया।
महिमा को लगा वो डर गई है, इसलिए उसके होठों पर एक विजयी मुस्कुराहट तैर गई। आंखों में घमंड का सैलाब उगल उठा। निर्वाण भी खुश होकर जल्दी से दौड़ते हुए अपने माँ के पीछे छुप गया। कीर्ति वहाँ से बाहर जाने की बजाय उसके घर के अंदर चली गई और जब वो बाहर आई तो उसके हाथों में कुछ चीज़ें थी, जिसे देखकर निर्वाण और भी ज़्यादा डर गया। कहा था ना, आज तो तुझे दुर्गा माँ भी नहीं बचा सकती, फिर तेरी माँ कौन सी बड़ी तूरम खान है। कीर्ति ने हाथों में मोटी रस्सी के साथ मिट्टी तेल का गैलन पकड़ रखा था। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल सर था। कुछ पल बाद वहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। हाल के बीचों बीच ऊपर लगे बड़े से झूमर में निर्वाण उल्टा लटका हुआ था और उसके बीचे बीच नीचे ज़मीन पर आग लगी हुई थी, जिससे लपड़े उड़कर उसके चेहरे तक पहुँच रही थी, लेकिन उसे जला नहीं पा रही थी क्योंकि वो उससे कुछ दूरी पर था। वहीं उसके बगल में कीर्ति बड़े ही आराम से अपने पैर पर पैर चढ़ाकर कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपने हाथों में उस रस्सी की एक छोर को थामे हुई थी, जिसके दूसरे छोर में निर्वाण बंध कर उल्टा लटका हुआ था और वहां मौजूद समक्ष कपाड़िया के सारे गार्ड्स उसके सामने अपने हाथ ऊपर करके घुटनों के बल लेटे हुए थे। देखो, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना अगर मेरा बड़ा बेटा आ गया तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी, महिमा ने उसे धमकाते हुए कहा। वाह मिस महिमा, क्या बात है, जब अपने घर में आग लगी तो घबराहट हो जाती है। कभी सोचा तुम्हारे दोनों बेटों ने मिलकर ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों में आग लगाया है, और आज तुम्हारे बड़े बेटे ने मेरी छोटी बहन पर नज़र डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो इंतहा की हद हो गई। मरना तो पड़ेगा तुम्हारे बेटे को, और ये मेरा फैसला नहीं, उन माओं का है जिनकी बेटियों के जिस्म को इस दरिंदे ने नोचा है। कीर्ति ने अपनी बात खत्म की और अपने हाथों में लिए रस्सी को छोड़ आह नहीं, निर्वाण चीखते हुए नीचे आग की तरफ गिरने लगा और महिमा अपने दोनों कान पर हाथ रखकर जोर से चीख पड़ी। निर्वाण पूरी तरह से नीचे गिरकर आग की लपटों का शिकार बनता उससे पहले ही कीर्ति ने एक बार फिर उसकी रस्सी को दूसरे छोर को थाम लिया और उसे ऊपर खींच दिया। निर्वाण अपनी मौत को साक्षात अपने सामने देखकर डर के मारे रो रहा था। वहीं महिमा भी समझ चुकी थी कीर्ति के सामने उन्हें झुकना ही पड़ेगा। वो कीर्ति के सामने नज़र झुकाकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, छोड़ दो मेरे बेटे को, क्या चाहिए तुम्हें? इसकी जान, पर फिलहाल मैं इसे नहीं मारूंगी क्योंकि अभी तो मैं किसी और मकसद से यहाँ आई हूँ। अपने बड़े बेटे को फ़ोन लगाओ, कीर्ति ने सख्ती से अपने शब्दों को चबाते हुए कहा। महिमा ने जल्दी से फ़ोन उठाया और समक्ष को वीडियो कॉल लगा दिया, जो इस वक्त अपने ऑफिस में काम कर रहा था। जब समक्ष ने वीडियो कॉल रिसीव किया तो महिमा ने फ़ोन को कीर्ति के हाथों में पकड़ा दिया। हेलो मिस्टर कपाड़िया, उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो आप अपने घर की हालत देख लीजिए। इतना कहकर कीर्ति ने फ़ोन को दूसरी तरफ घुमाकर उसके घर के चारों तरफ घुमाकर दिखाया और अंत में उसने निर्वाण की तरफ घुमा दिया। अपने घर पर सारे गार्ड्स को घुटनों के बल बैठा देखकर और निर्वाण को आग के ऊपर हवा में लटकते हुए देखकर समक्ष हैरान होकर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, तुम उसे मेरे घर पर क्या कर रही हो? और मेरा भाई? छोड़ो उसे। अगर मेरे भाई को एक खरोच भी आई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। समक्ष कपाड़िया नाम है मेरा। अच्छे अच्छे को अपने सामने मिट्टी में मिला देता हूँ। फिर तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें तो मैं यूं मसल दूंगा। छोड़ दो मेरे भाई को। तुम मर्दों का यही घमंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये जो लास्ट लाइन तुमने कही ना, तुम तो लड़की हो, आसानी से मसल दूंगा। अगर एक बाप की औलाद है तो मुझे मसलना तो दूर, सिर्फ छूकर तो बता। कसम अपने पैदा करने वाली की टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को ना खिला दिया तो मैं भी कीर्ति खन्ना नहीं। यू ब्लाडी बास्टर्ड, चुपचाप मेरे भाई को छोड़ दो। ना 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 समक्ष कपाड़िया, गाली नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने पर आई ना तो आई स्वेर तेरा भाई तो अपनी जान से हाथ धोएगा ही, साथ में कहीं तू और तेरी ये माँ भी इसके साथ भगवान को प्यारे ना हो जाओ। मेरे सामने आवाज़ और नज़रें दोनों नीचे। कीर्तु बिल्कुल उसे आर्डर देते हुए साइकियाट्रिक टोन में बोली, जिस पर समक्ष की त्योरियां चढ़ गई, पर उसने अपनी नज़रें नीचे नहीं झुकाया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी नज़रें नीचे नहीं झुक रही तो तुम्हारे भाई को नीचे झुका देती हूँ। इतना कहकर कीर्ति ने अपने हाथों में पकड़ी रस्सी को जैसे ही झीला छोड़ने लगी, वैसे ही समक्ष गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं अपनी नज़रें नीचे झुकाता हूँ। अब आया ना मज़ा? कीर्ति ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और आगे बोली,
तेरे पास 2 रास्ते हैं। तेरे ऑफिस से हॉस्पिटल की दूरी तय करने में तुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और तेरे घर आने में पूरे 30 मिनट। और जब तक तू यहाँ घर आकर अपनी फैमिली वालों को प्रोटेक्ट करेगा तब तक तो तुझे अपने भाई की अस्थियाँ मिलेंगी, वो भी राख के रूप में। तो बेहतर यही होगा कि तू 10 मिनट का रास्ता तय कर और जाकर हॉस्पिटल में मेरी बहन के पैरों पर नाक रगड़ और तूने जो शब्द मेरी बहन के बारे में कहा था उसे वापस ले, वरना तेरा ये भाई। इतना कहकर एक बार फिर उसने रस्सी को छोड़ दिया। नहीं, महिमा के साथ साथ इस बार समक्ष भी जोर से चीख पड़ा। कीर्ति ने एक बार फिर निर्वाण को आग की लपटों में जाने से पहले उसकी रस्सी को पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया और दोनों माँ बेटे की हालत देखकर तंज भरी मुस्कान लिए बोली, अब तो अच्छे से समझ गए होंगे मिस्टर कपाड़िया, तो जल्दी कीजिए, पूरे 10 मिनट हैं आपके पास। 1 सेकंड भी इधर उधर हुआ तो फिर दूसरे सेकंड आपको आपका भाई जले भुने हुए कबाब की तरह मिलेगा। जाता हूँ, पर मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर आपके भाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस हरामजादे को मारने का हक तो सिर्फ उस माँ को है जिसकी बेटी को इसने गीदड़ की तरह नोचा था। अपनी बात खत्म करके कीर्ति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इंतज़ार करने लगी वापस समक्ष के कॉल आने की। इधर समक्ष ने जैसे ही कीर्ति का कॉल कट किया वैसे ही पुलिस स्टेशन में कॉल करके एक सिक्योरिटी टीम को अपने घर पर भेजा और वहां से वो जल्दी हॉस्पिटल की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा दी। समक्ष हॉस्पिटल पहुंचकर डायरेक्ट रिसेप्शनिस्ट से पूछकर अमोली के वार्ड की तरफ भागा। यहाँ आते आते ही उसके 9 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे। वो सीधे अमोली के वार्ड के दरवाजे को खोलकर अंदर आया। अंदर पहुंचा तो वहां अमोली, संजना और विवान तीनों घर जाने की तैयारी में थे। विवान ने जैसे ही समक्ष को वहां देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन संजना वो बिल्कुल शांत थी। ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव थे और ना ही उसकी आंखों में कोई सवाल। समक्ष ने संजना की तरफ देखा जिसकी आंखों में इस वक्त अंगारे जल रहे थे। वो सीधे अमोली के पास आया और अपनी नज़रें नीचे झुकाकर बोला, आई एम सॉरी। उसके सारी बोलने पर विवान के साथ साथ अमोली भी हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है और आखिर समक्ष है कौन। विवान जानता था समक्ष कौन है, इसलिए वो उससे आराम से बोला, मिस्टर कपाड़िया, कैन यू आस्क समथिंग। नो मिस्टर खन्ना, अभी नहीं। समक्ष ने उसकी बातों को टाला और जल्दी से वापस कीर्ति के पास वीडियो कॉल किया। देखो, मैंने तुम्हारी बहन से माफ़ी मांग लिया, अब तुम जल्द से जल्द मेरे भाई को छोड़ दो। ओह, पर हमारे बीच तो माफ़ी मांगने की बात हुई ही नहीं थी। मैंने तो तुम्हें उसके पैरों पर नाक रगड़ने के लिए कहा था। मिस खन्ना, बिहेव योर सेल्फ। मैंने माफ़ी मांग ली, वही बहुत बड़ी बात है, वरना समक्ष कपाड़िया आज तक किसी के सामने झुका नहीं। तो कोई बात नहीं, आज झुक जाइए और वो भी जल्दी, क्योंकि आपके पास 10 सेकंड है, उसके बाद तो आप जानते हैं मैं क्या करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, इस दुनिया में मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है, कीर्ति ने साइकाट्रिक टोन में कहा। मैं कुछ हेल्प कर दूं? संजना तिरछी मुस्कान लिए बोली और उसकी बातों को सुनकर समक्ष गुस्से में उसे घूरने लगा। मैं काउंटडाउन शुरू कर देती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6। संजना ने काउंटडाउन शुरू कर दिया और इसी के साथ वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। वहाँ जो भी हो रहा था वो सब विवान और अमोली के समझ से बाहर था, पर वो दोनों चुपचाप उस सीन को एंजॉय कर रहे थे। विवान तो पहले से ही जानता था उसकी जंगली बिल्ली कितनी जंगली है, पर कीर्ति वो उसे कम ही जानता था, पर ये अच्छे से जानता था कि वो भी संजना से कम नहीं है। और बच्ची हमारी अमोली, वो तो अपनी बहन और भाभी को अच्छे से बात की थी, क्योंकि हर रोज़ रात को कीर्ति उसे संजना के किस्से जो सुनाया करती थी वो अच्छे से जानती थी वो दोनों कितनी डेयरिंग हैं। समक्ष की हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी थी, मरता क्या ना करता। मन महसूस कर उसे अमोली के सामने घुटनों के बल बैठना ही पड़ा। उसने अपने दोनों मुट्ठियों को कस के भींच रखी थी और अपनी आंखों को बंद करके उसने अपनी नाक अमोली के पैरों पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही अमोली ने डर कर अपने कदम पीछे खींच लिए। उसे घुटनों के बल बैठकर अमोली के पैरों पर नाक रखे हुए देखकर उसके भाई और महिमा दोनों ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया। दोनों के दिल में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। दैट्स गुड मिस्टर कपाड़िया, आई डोंट थिंक कि आगे से आप लड़कियों को हल्के में लेने की कोशिश करेंगे और उसे अपने बिस्तर की शोपीस नहीं समझेंगे। कीर्ति ने अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए कहा और कॉल कट कर दिया। 1 घंटे बाद जब समक्ष घर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर पहले से उसके गुस्से से लाल हुआ चेहरा और भी ज़्यादा भयानक लगने लगा।
उसकी आंखें पथरासी गई और उसका जबड़ा कस गया। वो अपनी माँ के पास आया जो हाल में फर्श पर अपना सर पकड़े बैठी थी। वो उनके सामने आकर घुटनों के बल बैठकर पूछा, निर्वाण कहाँ है? समच्छ की आवाज़ सुनकर महिमा ने अपने आंसुओं से डबडबाई आंखों को उठाकर समच्छ को देखा और गुस्से में बोली, ले गई वो अपने साथ मेरे खून को। कैसा भाई है रे तू जो अपने भाई को नहीं बचा पाया? कैसा बेटा है जो तू अपने घर के मान सम्मान को नहीं बचा पाया? एक 2 कौड़ी की लड़की ने तुझे अपनी बहन के पैरों पर नाक रगड़वा दिया और तू अपने भाई को नहीं बचा पाया। अब तू अपना ये मनहूस शक्ल मुझे उसी दिन दिखाना जिस दिन तू उस लड़की को मार कर मेरे निर्वाण को मेरे पास लेकर आएगा। अब जा यहाँ से। महिमा ने गुस्से में समच्छ को पीछे धक्का दे दिया जिससे समच्छ फर्श पर गिर गया। वो उठकर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी समच्छ कपाड़िया नहीं। आज तुमने ना सिर्फ मेरे अहम को ठेस पहुँचाया है बल्कि मुझे मेरे ही नज़रों में गिरा दिया है। तुम्हें इसकी इतनी भयानक सज़ा चुकानी पड़ेगी कि तुम अपने 7 जन्मों में भी नहीं भूल पाओगी। नहीं भूल पाओगी, कभी नहीं। समच्छ ये सब बोलते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ उसके पूरे भर में गूंज रही थी। खन्ना मेंसन यहाँ आकर अमोली अपने रूम में रेस्ट कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने 2-3 दिनों तक उसे रेस्ट करने के लिए कहा था और बाकी सब अपने अपने कमरे में थे। वहीं विवान और संजना के कमरे में संजना दीवार से सटकर खड़ी थी और विवान उसके आसपास अपने हाथ रखकर उसे घेर रखा था और उसे ना जाने कितने देर से भूखे शेर की तरह घूर रहा था। क्या है, कब से घूरे जा रहे हो? जब से हॉस्पिटल से आए हो तब से मुझे ऐसे ही खड़ा करके रखा है। कुछ बोलोगे? प्रॉब्लम क्या है? संजना उसे इस तरह घूरने से झल्लाकर बोली पर विवान अभी भी उसे घूर रहा था। हद है यार, संजना झुँझलाकर बोली और विवान के कंधे पर हाथ रखकर धक्का देने की कोशिश करने लगी पर विवान ने उल्टा उसकी दोनों कलाई को पकड़कर उसके कमर के पीछे मरोड़कर उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। चल क्या रहा था हॉस्पिटल में? और कीर्ति? विवान की आगे के सवाल उसके गले में ही अटक गए क्योंकि संजना ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो जानती थी उसका सवाल क्या होगा, इसलिए उसके सवालों से बचने के लिए उसने विवान को किस कर लिया। विवान अच्छे से समझ रहा था उसकी इस चालाकी को। उसने भी उसे खुद से दूर नहीं किया। थोड़ी देर बाद विवान बोला, जान यू नो वेरी वेल मैं तुम्हारे ट्रिक्स में आकर डाइवर्ट नहीं होने वाला। ओह रियली? पर मुझे तो लगा तुम ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुके हो। संजना ने अपनी बातें खत्म किया और शरारत से आई विंग कर दिया। विवान कुछ समझ पाता उससे पहले ही संजना ने उसके शर्ट के कॉलर को पकड़कर सोफे पर धक्का दिया और वहाँ से बाथरूम में भाग गई। जान जान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाहर कीर्ति न जाने कब से खन्ना मेंशन के बाहर खड़ी थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर कदम रखने की। वो लगभग 20 मिनट से बाहर खड़े होकर एक टक खन्ना मेंशन को घूरे जा रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके फ़ोन पर माहिर का कॉल आया। कीर्ति ने कॉल रिसीव करके बस हुंकारी भर दी। निर्वाण कपाड़िया को कहाँ रखा है तुमने? दूसरी तरफ से माहिर की शक्ति भरी आवाज़ आई जिसे सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या ठाकुर, मुझे लगा तुमने मेरा हालचाल पूछने के लिए कॉल किया होगा पर तुम तो डायरेक्ट अपने एसीपी के मूड में ही आ गए। कीर्ति, रिलेशनशिप अपनी जगह और फ़र्ज अपनी जगह। समझ कपाड़िया ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है उसके भाई को किडनैप करने की। उसने परेशान होकर कहा पर कीर्ति ने बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स दिया जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। सो वाट? कीर्ति ने बेखौफ होकर कहा जिस पर माहिर हैरान रह गया। कीर्ति, आर यू सीरियस? या आई एम ऑलवेज सीरियस ठाकुर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। आई लव यू ठाकुर एंड आई नीड यू, प्लीज़ कम। लास्ट लाइन बोलते हुए कीर्ति का गला भर्रा गया था और उसकी नज़रें खन्ना मेंशन पर टिकी हुई थी। कीर्ति, कीर्ति, व्हाट हैपेंड? वो दूसरी तरफ से आवाज़ लगाता रहा पर कीर्ति ने कॉल कट कर दिया। और कितनी देर तक बाहर रहने का इरादा है? कॉल कट करते ही कीर्ति के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई जिसे सुनकर उसका दिल धड़क उठा। उसने अपनी धड़कते हुए दिल को संभाल कर अपनी नज़रों को उठाकर बगल में देखा तो वहाँ स्वर्णा जी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। आंटी, क्या हुआ, अंदर नहीं चलोगी? स्वर्णा जी ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया। आंटी वो मैं। कीर्ति की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। स्वर्णा जी उसकी मनोदशा समझते हुए बिना उससे कोई सवाल किए उसके हाथ को पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाने लगे
और कीर्ति बस चुपचाप किसी छोटे बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। वो हमेशा से स्वर्णा जी के टूटे हुए घर की जिम्मेदार अपनी माँ को मानती थी। यही कारण था जिसकी वजह से वो कभी भी स्वर्णा जी के सामने नहीं आई और ना ही उनसे कभी नज़रें मिला पाई। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर सच तो ये भी था कि उसकी माँ ने और उसके बाप ने दोनों ने मिलकर स्वर्णा जी को धोखा दिया था। माँ की ममता एक तरफ और इंसानियत एक तरफ, और कीर्ति ने माँ की ममता और इंसानियत के तराजू में इंसानियत का पलड़ा हमेशा भारी रखा था। स्वर्णा जी उसे अंदर ले आई और हाल में सोफे पर बैठने का इशारा करके बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कीर्ति बिना कुछ बोले चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह वहाँ हाल में सोफे पर बैठ गई और स्वर्णा जी वहाँ से किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर हाल में आई और उसके सामने टी टेबल पर रख दिया। कीर्ति ने देखा तो एक बाउल में वेज बिरयानी रखी थी और वहीं साइड में रायता, जो कीर्ति का फेवरेट डिश था। उन्होंने खाने को प्लेट में सर्व किया और अपने हाथों से एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, खाओ। उनका प्यार देखकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गया। वो अपनी डबडबाई आंखों से उन्हें देखते हुए उनके हाथों से निवाला खा लिया। स्वर्णा जी उसे वैसे ही अपने हाथों से खिलाने लगी और कीर्ति बिना कुछ बोले चुपचाप खा रही थी। ऊपर से संजना और विवान मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। उन दोनों का प्यार देखकर संजना मुस्कुराते हुए विवान से बोली, सच कहा है किसी ने, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, उसकी ममता के आगे स्वयं भगवान भी अपना शीश झुका दें। यू आर राइट जान, और इसका एग्जाम्पल मैंने अपने सामने देखा है। एक वो माँ है जो अपनी सौतन की बेटी को इतने प्यार से खाना खिला रही है, और दूसरा तुम, जो उन अनाथ बच्चों के लिए अपनी संतान को इस दुनिया में लाने से कतरा रही थी। विवान ने संजना की कलाई पकड़कर अपने करीब खींचकर कहा। उसकी बात सुनकर संजना एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। कीर्ति अमोली से मिली। उसके बाद विवान और स्वर्णा जी ने मिलकर उसे वहीं रोक लिया और उन दोनों को वहीं रहने के लिए कहा। कीर्ति वहाँ नहीं रहना चाहती थी, पर वहाँ पर उसे अपनापन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसका ही है। अमोली को भी वहाँ अच्छा लग रहा था, वो भी वहाँ रहना चाहती थी सबके साथ, इसलिए कीर्ति भी मान गई। कीर्ति अपने रूम में ब्लैंकेट में सिमट कर मूवी देख रही थी और बार बार माहिर को कॉल कर रही थी, क्योंकि उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, पर माहिर उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। हार मानकर उसने फ़ोन को बेड पर पटक दिया और गुस्से में बोली, हद है यार, शाम को ही कहा था मुझे उसकी याद आ रही है, पर बंदे को मेरी फिक्र ही नहीं है। वो चुपचाप टीवी देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके ब्लैंकेट में घुसकर उसके बगल में बैठ गया। वो जानती थी ये कौन हो सकता है। उसने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था वो माहिर ही था। तुमसे मिले हुए अभी मुझे महीने भी नहीं हुए और तुमने मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में रायता फैला रखा है। यू नो वाट, अभी अभी मैं अपने घर वालों के इमोशनल जुल्म झेल कर यहाँ आ रहा हूँ, माहिर ने उसे देखते हुए नाराज़गी से कहा। कीर्ति ने उसके हाथ को पकड़कर अपने कमर पर रखा और उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, तुम्हारी ओवर इमोशनल मंगेतर ने घर पर सब कुछ उगल दिया क्या? वैसे भी उगल दिया तो अच्छा ही है। अब तो सबको पता है कि ये ठाकुर सिर्फ मेरा ही है। पर्सनल लाइफ और अपने घर वालों का इमोशनल टॉर्चर तो मैं हैंडल कर लूँगा, पर प्रोफेशनल लाइफ में जो तुमने रायता फैला रखा है उसका क्या करूँ? निर्वाण को किडनैप कर लिया। और माहिर अभी आगे और कुछ बोलता उससे पहले ही कीर्ति गुस्से में बोली, अगर तुम यहाँ अपनी एसीपी गिरी झाड़ने आए हो तो चुपचाप उल्टे पांव लौट जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ कोई केस सॉल्व करने के लिए नहीं बुलाया है, समझे? मैंने अपनी ठाकुर को अपने पास बुलाया है क्योंकि मैं उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी, माहिर ने अपना कान पकड़कर मासूमियत से कहा। इट्स ओके, डोंट बी से सॉरी, तुम पर शूट नहीं करता। कीर्ति ने उसके हाथ को हटाया और उसे के कंधे पर सर टिका दिया। ये कितनी बोरिंग मूवी देख रही हो, जब पार्टनर साथ में हो तो कोई रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए। माहिर ने उसके हाथ से रिमोट छीन कर चैनल चेंज कर दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर सामने टीवी पर अपनी नज़रें गड़ा दी। आई लव यू कीर्ति, माहिर ने कीर्ति के गालों पर अपना हाथ रखकर कहा और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। कीर्ति ने भी अपने आंखें बंद कर ली। तभी उन दोनों के कानों में किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पड़ी, जिससे दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए।
इस वक्त कौन होगा, कहीं भाई तो नहीं हो। शिट, कीर्ति ने अपना सर पकड़ लिया। माहिर ने उसे काम डाउन किया और दरवाजे के पीछे छुपकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नज़र नीचे पड़ी तो देखी सावी अपने हाथों में टॉय खेल रही थी और शायद उसी ने अपने टॉय से बार बार दरवाजे को पीटा था। सावी, कीर्ति ने गहरी सांस लिया और सावी को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माहिर ने उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची को देखा तो उसके पास आकर सावी के गालों को खींचकर कीर्ति से पूछा, ये कौन है? सावी बोली, संजना भाभी और विवान भाई की बेटी। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सावी को बेड पर बैठाकर उसके साथ खेलने लगी। सावी, नाइस नेम। इसका नाम तो संजना मैम और विवान के मेल से बना है। संजना का स और विवान का वी। माहिर भी आकर सावी के साथ बैठ गया और उसके साथ खेलने लगा, पर सावी उसे इग्नोर करके कृति के साथ खेल रही थी, क्योंकि माहिर उसके लिए अनजान था। ये मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही? क्योंकि तुम इसके लिए अनजान हो और बच्चे उन्हीं के साथ ज़्यादा खेलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं जिनसे वो जुड़े होते हैं। कोई बात नहीं मेरी क्यूटी पाई, मुझसे भी बहुत जल्दी घुल मिल जाएगी, क्यों गुड़िया रानी? माहिर ने सावी के गाल को चूम कर कहा, जिससे सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। माहिर बेड पर लेट गया और सावी को अपने पेट पर बैठाकर उसके साथ खेलने लगा। कीर्ति भी उसके साथ ही उसके बगल में लेट गई और दोनों सावी के साथ खेलने लगे, इस बात से अनजान कि बाहर घर में सब लोग सावी को ढूंढ रहे हैं। उन दोनों के साथ खेलते खेलते सावी उनके पास ही सो गई। माहिर ने उसे बेड पर लिटाया और उठकर बैठ गया। काफ़ी रात हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। माहिर वहाँ से उठकर बालकनी की तरफ बढ़ते हुए बोला, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसके जाने के बाद से कीर्ति उदास हो गई थी। ठाकुर, कीर्ति उसके पास आई और उसके कॉलर को पकड़कर दीवार से सटा दिया। मत जाओ ना। तो क्या चाहती हो, यहीं रुक जाऊं? मैं यही चाहती हूँ कि कीर्ति अभी आगे कुछ और बोल पाती उससे पहले ही दोनों के कानों में संजना की आवाज़ पड़ी, जो दरवाज़ा नॉक करते हुए उसे आवाज़ लगा रही थी, कीर्ति ओपन द डोर। भाभी इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? शायद सावी को ढूंढ रही होंगी, जाकर डोर ओपन करो, माहिर ने कहा। कीर्ति ने दरवाज़ा खोला तो संजना उसके सामने परेशान सी खड़ी थी। कीर्ति के दरवाज़ा खोलते ही संजना परेशान होकर बोली, क्या तुमने सावी को देखा है? हम कब से ढूंढ रहे हैं, उसे मिल ही नहीं रही। रिलैक्स भाभी, वो मेरे पास है, वहाँ सो रही है, देखिए। कीर्ति ने बेड की तरफ इशारा किया जहाँ सावी बड़े ही सुकून से सो रही थी। उसे देखकर संजना की जान में जान आई। थैंक गॉड सी इज सेफ, वरना मुझे तो लगा इतनी रात को कहाँ गायब हो गई, मैं उसे ले जाती हूँ। संजना गहरी सांस लेकर बोली और अंदर आने लगी। नहीं भाभी, आप अंदर नहीं आ सकती, आई मीन सवी को मेरे साथ दीजिए। कीर्ति हड़बड़ा कर बोली। उसकी हड़बड़ाहट देखकर संजना को उस पर शक होने लगा। क्यों नहीं आ सकती अंदर? अंदर कोई है क्या? संजना ने भौहें चढ़ाकर पोड़ा, जिस पर कीर्ति सकपका गई। नहीं तो अंदर कौन होगा, मुझे नींद आ रही है, आप सावी को मेरे साथ सोने दीजिए ना। जी नहीं, अगर मैं सावी को यहाँ छोड़ कर गई और पूरी रात तुम और तुम्हारे ठाकुर खुसुर फुसुर करते रहे तो मेरी बेटी की नींद का क्या होगा? संजना ने जाल फेंका और कीर्ति फंस भी गई। नहीं भाभी, ठाकुर थोड़ी देर में चला जाएगा। ओह, मतलब सच में अंदर कोई है? संजना ने भौहें उठाकर पूछा तो कीर्ति ने अपनी आंखें बंद कर लिया। फ्लो में उसने अपना ही पोल खोल दिया था। हाँ नहीं, वो मेरा मतलब, कीर्ति लड़खड़ाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कोई ना, जस्ट रिलैक्स, मैं सावी को ले जाती हूँ। एंड वन थिंग, शादी से पहले नो मर टची वची, समझी? संजना ने शरारत से बोलकर अपनी आई विंग कर दी, जिस पर कीर्ति शर्माकर इधर उधर देखने लगी। संजना मुस्कुराते हुए अंदर आई और सावी को अपनी गोद में उठाकर थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, बाहर आ जाइए ठाकुर साहब, पकड़े गए आप। संजना के इतना बोलते ही माहिर पर्दे के पीछे से बाहर आ गया और अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, नहीं सॉरी संजना मैम, मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से आया था, आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिएगा। जी ज़रूर, हम क्यों ऐसा वैसा सोचेंगे, आफ्टर ऑल हमें अच्छे से पता है यूँ रात को आप चुपके चुपके किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए ही मिलने आए होंगे, है ना कीर्ति? डोंट वरी, कंटिन्यू करो आप लोग अपना इम्पोर्टेंट काम। संजना मुस्कुराते हुए बोली और बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे के पास आकर रुकी और पीछे मुड़कर कीर्ति को देखते हुए बोली, वैसे ये इश्क हमने भी की है, कोई हमसे भी मिलने आया करता था, पर यूं चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं,
बल्कि पूरे हक से। अगर इश्क सच्चा है तो ऐलान करो और कच्ची है तो एतबार करो, समझे? जी, दोनों एक साथ बोले, जिसके बाद संजना वहाँ से चली गई। कीर्ति दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ी तो माहिर ने उसके कमर से पकड़कर पीछे दरवाजे से लगा लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? पर क्यों? कीर्ति ने अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन दिया। क्या मतलब है तुम्हारा क्यों? वी लव ईच अदर शो। माहिर ने आगे बोलने से पहले कीर्ति बोली, प्यार करते हैं तो शादी करना ज़रूरी है क्या? बिना शादी के हम लाइफ टाइम एक साथ नहीं रह सकते हैं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अचानक से तुम्हें क्या हुआ? माहिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर पूछा। कीर्ति उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे शादी नहीं करनी। इट्स ओके, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? अभी नहीं करनी, बाद में कर लेंगे, माहिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पर कीर्ति उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुई। वो मन ही मन खुद से बोली, तुम समझ नहीं रहे ठाकुर, मुझे कभी शादी करनी ही नहीं है। क्या हुआ? कहाँ खो गई? माहिर ने उसके सामने चुटकी बजाई तो कीर्ति अपने ख्यालों से बाहर आई। नथिंग इम्पॉर्टेंट, सोने चलें? चलो। माहिर ने कीर्ति को गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लाकर अच्छे से लेटा कर उससे कुछ दूरी बनाकर बगल में लेट गया। इधर संजना विवान के बाहों में लेटी हुई एक टक ऊपर सीलिंग को देख रही थी जब विवान उसके कान के पास आकर बोला, मैं तो यहीं हूँ, फिर किसके ख्यालों में गुम हो? अपने एक्स के। संजना उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली और उसकी बात सुनकर विवान उसे घूरने लगा। जान, तुम कभी भी सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती ना, और तुम कभी भी सीधे सीधे सवाल नहीं पूछ सकते ना। देखो जानब, लड़ाई मत शुरू कर देना। बताओ क्या सोच रही थी? यही कि हमें कीर्ति और माहिर की एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। आइडिया तो अच्छा है, पर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? कीर्ति ने कहा। नहीं, बस ऐसे ही। कीर्ति हमेशा अकेले रहती है, हम सबसे ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं है। अमोली ही उसके सबसे ज़्यादा करीब है और उसके अलावा अगर कोई है तो शायद तुम। अगर उसके और माहिर की एंगेजमेंट हो जाएगी तो फिर वो कभी लोनली फील नहीं करेगी और अपने दिल की बातों को उसके साथ शेयर करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगी। जैसा कि मैंने कहा, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, पर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। जितना मैं उसे जानता हूँ वो किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेगी। विवान संजना के बालों को कान के पीछे करके उसके गालों को सहलाते हुए बोला। पर क्यों? क्योंकि उसे शादी जैसे शब्द पर ट्रस्ट नहीं है। उसने बचपन से बस रिश्तों को टूटते हुए देखा है। जैसे पहले विक्रांत खन्ना ने मेरी माँ को धोखा दिया और उसके बाद उसकी माँ से शादी करने के बाद भी कभी उसकी माँ को खुश नहीं रख पाया। दूसरा अथर्व, जिसने शादी करके अपनी बीवी को बेच दिया। इन सब चीज़ों का उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है, इसलिए वो प्यार तो कर सकती है पर शादी नामुमकिन है। पर सब एक जैसे तो नहीं होते विवान। माना कि विक्रांत खन्ना उसका बाप है और अथर्व उसका भाई। वो दोनों औरतों की इज्जत नहीं कर पाए और ना ही उनके भरोसे को कायम रख पाए। पर तुम भी तो उसी के भाई हो और तुम उन दोनों से बहुत ज़्यादा अलग हो, इनफैक्ट सबसे अलग। ये मेरी तारीफ हो रही है या फिर कीर्ति की शादी की सिफारिश? दोनों। संजना मुस्कुराते हुए बोली और उसके साथ विवान भी मुस्कुराने लगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।